गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस बता दिया है। कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी जो आपको खुद को भी तैयार करनी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री बन गया था। ऐसे हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री से पहुंचे, क्वांटम केमिस्ट्री तक पहुंचे थे क्लासिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करके। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और लास्ट की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स और एक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ये दोनों चीजें आज की क्लास में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। देखो, पोस्टुलेट्स क्या हैं? अगर देखा जाए तो जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक नाम दिया गया है केवल। बाकी कुछ चीजें हैं, 6-7 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, आपको याद रखने हैं। क्योंकि वो इसलिए याद रखने हैं कि आगे की जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो सारी केमिस्ट्री एक तरह से पोस्टुलेट और जो हमारे ऑपरेटर होंगे उन पे बेस्ड होगी। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ समझने की चीजें हैं। जो जो मैं बता रहा हूं वो सारा आपको याद रखना है। और यहां से क्वेश्चन भी आजकल स्टेटमेंट टाइप बनता है। वो कोई सा भी पोस्टुलेट दे करके, स्टेटमेंट दे करके गलत सही पूछ लेगा, 4 स्टेटमेंट दे करके कौन सा सही है वो पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, पोस्टुलेट्स क्यों पढ़ने हैं हमें? पोस्टुलेट्स इसलिए पढ़ना है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम पर, देखो सबसे पहले तो कोई भी सिस्टम क्या हो सकता है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो आपका कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आपका कोई पार्टिकल हो सकता है, या आपका कोई एटम हो सकता है। ठीक है? तो अगर ये आपका कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पर अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना है तो फिर हमें पोस्टुलेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। पोस्टुलेट्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, समझ में आ गई? कि अगर हम लोग किसी सिस्टम सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, ठीक है, अगर उन पे क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना है तो हमें पोस्टुलेट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो पोस्टुलेट्स होते हैं बेसिकली किससे जनरेट किए जाते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान से समझ लेना भाई, क्वांटम मैकेनिक्स प्लस ऑपरेटर, इन दोनों के बेसिस पर ये आपके पोस्टुलेट्स डेवलप किए गए हैं, जो कि 7 पोस्टुलेट हैं जो कि हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। और वो जो पढ़ते हैं वो क्या, एक इक्वेशन लिखी जाती है जनरली, इसको बोलते हैं ए कैप या ए ओवरहेड साइन दिस इज इक्वल्स टू ए साइन। ये एक इक्वेशन होती है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब ये कहां से कैसे आई वो बाद की बात है, पहले आप ये 7 पोस्टुलेट्स याद रख लेना। ठीक है? यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन है इसे बोला जाता है ऑपरेटर इक्वेशन। इसे कौन सी इक्वेशन बोला जाता है? इसे ऑपरेटर इक्वेशन बोला जा सकता है। इसी को हम लोग आइगेन इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग आइगेन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है? इसी को हम लोग एक चीज बोलते हैं आइगेन स्टेट ऑफ सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आइगेन स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है? और इसी इक्वेशन को हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, जिसे बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगेन फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगेन फंक्शंस। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया था
जब 2020 में पोलोटेक्निक की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो इक्वेशन है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एच साई बराबर ई साई पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ये ए की जगह यहाँ पे ये एच कैप, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ए की जगह एच है, साई की जगह साई है, इस ई की जगह ए है, और यहाँ पे साई की जगह साई है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसका एक करेक्ट आंसर था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगेन फंक्शंस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगेन फंक्शंस। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूं, ये जो ए कैप होता है इसको यहां पे बोला जाता है ऑपरेटर। अच्छी तरह से समझ लो भाई, ये तो क्या है, ऑपरेटर। इन दोनों को बोला जाता है एक तरह से आइगेन फंक्शन, या फिर वेव फंक्शन है एक तरह से। देखो देखो ये जगह जगह बदल जाएगा, बदलने का मतलब वैसे मेनली पूरे चैप्टर में हम लोग इसको वेव फंक्शन ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैं जनरली बता रहा हूँ, क्या बोलेंगे, आइगेन फंक्शन, और इसको बोला जाता है आइगेन वैल्यू। देखो मैं सारी चीजें आगे बता दूंगा वन बाय वन करके। देखो एक्चुअल में ध्यान क्या रखा है, ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो ये ऑपरेटर गुणा का निशान है, और आपके पास दो संख्याएं हैं, मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ हो गुणा, और यहाँ पे है 2 और 3, तो इस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 तो आएगा कितना, 6। ये जो 6 है ये आइगेन वैल्यू होती है, और ये फंक्शन ऐसे की ऐसे रह जाता है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी हमने स्टार्ट किया है, केवल आप ज्यादा ना सोचें, अभी ये केवल स्टार्टिंग है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, कैसे समझना है, क्या समझना है, वो सारी चीजें मैं बता दूं, ठीक है। तो ये बेसिकली, और देखो इसी फॉर्म में हम हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, एच कैप साइन इक्वल्स टू ई साइन। यहाँ पे एच जो है वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, और ये हमारा ई होगा। मींस यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई किया जाए तो ये रिजल्ट आता है, जहाँ पे ये एनर्जी इसकी आइगेन वैल्यू होगी, और ये फंक्शन ऐसे की ऐसे रह जाएगा। अभी तो देखो बहुत बार एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, द आइगेन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू होती है वो हमेशा एनर्जी निकल के आती है, ध्यान रख लेना इस बात। आइगेन वैल्यू जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसका जो आइगेन वैल्यू होती है, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई करने पर जो आइगेन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी। ध्यान, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको एक बेसिक आइडिया ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगी। ये मान लो यहीं से एक छोटा मोटा क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में तो यहीं से हो जाता है, हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक आधा क्वेश्चन इससे आपका हिंट मिलके सॉल्व हो जाए। तो ध्यान रखना, दिस वन ऑपरेटर, फंक्शन, वेव फंक्शन, आइगेन वैल्यू, आइगेन फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगेन फंक्शंस, ये आप लोग ध्यान। तो ये तो एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले हम लोग पोस्टुलेट पढ़े, उससे पहले अब हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। देखो वन बाय वन करके हम लोग 6 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। कितने पोस्टुलेट पढ़ेंगे, 6 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ए फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, एटम, एट टाइम टी इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साइन। एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बता रहा हूं जो पोस्टुलेट्स हैं, कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई एटम है, या कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी किसी भी टाइम टी पर जो इसकी स्टेट दी जाएगी, फिजिकल स्टेट, वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, साइन से। अब देखो पहले बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ सिस्टम, फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट। और इसको लिखा कैसे जाएगा कि मान लो आपके पास 3 डायरेक्शन है और आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है आपका, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है,
यहाँ पे हो सकता है, लेकिन होगा एक ही, एक टाइम पर एक ही जगह होगा। मैंने 4 जगह भले ही लिखा हो, लेकिन 4 जगह नहीं होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो केवल एक टाइम पर एक जगह होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि इस जो फिजिकल स्टेट है उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, साइन से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो फिजिकल स्टेट एक्स, वाई और जेड तीनों का फंक्शन है। इसका फंक्शन है, तीनों का फंक्शन है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो साई है वो एक्स, वाई और जेड और टी चारों का फंक्शन है। देखो यहाँ पे टी नहीं है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ये टाइम इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे टी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में ये केवल आपका एक्स का फलन होगा। केवल वाई डायरेक्शन में है तो ये केवल वाई का फलन होगा। और अगर जेड डायरेक्शन में है तो केवल जेड का फलन है। लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो जनरली जो हम लोग उसकी फिजिकल स्टेट देंगे वो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो साइन है वो एक्स, वाई, जेड तीनों का फलन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में वो इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो वेव फंक्शन है। और अगर यहाँ पे टी भी आ गया, इस कंडीशन में जो वेव फंक्शन है वो आपका टाइम डिपेंडेंट होगा, कि आप किस टाइम पर, मतलब जो आप उस इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताओगे वो टाइम पर डिपेंड करेगी कि कौन से टाइम पर आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, साइन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, स्टेट ऑफ सिस्टम ये टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। देखो देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा, द वेव फंक्शन, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइन एक्स टू। साइन एक्स टू का मतलब जो वेव फंक्शन है केवल एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। आर कोऑर्डिनेट्स आर आर कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल्सो द वेव फंक्शन साइन एक्स टी इज नॉर्मलाइज्ड। देखो मैं बता देता हूं, ये कह रहा है कि आपका कोई भी वेव फंक्शन साइन एक्स टी जो कि एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये है डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आपका साइन, और ये किसका फंक्शन, एक्स और टी। एक बार इसका डेरिवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, दूसरी और इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन, ये किसका फंक्शन, एक्स और। तो ये जो तीनों हैं, जो वेव फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ये तीनों के तीनों सबसे मस्ट कंडीशन है कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस। दूसरी चीज फाइनाइट होने चाहिए, मैं बता दूंगा आगे। फाइनाइट होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। मतलब इन तीनों की जो वैल्यू है, कभी भी हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए सोल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप हो जाए। मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग जो ऑब्जर्वेबल जो फंक्शन है, वैलिड वेव फंक्शन की जो बात करेंगे, जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन होगा, एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे आगे जा करके कि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन में हम लोग उसका वेव फंक्शन निकालेंगे। तो उसके सारे के सारे वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस देंगे। तो जो वेव फंक्शन उन कंडीशंस को फॉलो करेगा वही एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था कि जो वेव फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड। इनका एक्सप्लेनेशन मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे और वहां पे कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पढ़ेंगे। अभी केवल इन शब्द को, वर्ड्स को आप लोग ध्यान रख लो। ठीक है, तो
तीनों आप किसी भी x के लिए कोई x की कोई भी वैल्यू ले लो, x का मतलब है एक डायरेक्शन, उसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पे x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, उसके किसी भी जगह अगर आप उसका वेव फंक्शन निकालोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे या जो सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, जब उसको सोल्व करके देखोगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी साइन की, वो हमेशा कंटिन्यूअस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आल्सो द वेव फंक्शन साइन एक्स टी इज नॉर्मलाइज्ड। देखो साइन एक्स टी इज नॉर्मलाइज्ड का मतलब ये है, मैं बता देता हूं, आगे पढ़ेंगे बाकी डिटेल में, तो कि अगर आप लोग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, कहीं पर भी अगर वेव फंक्शन निकालोगे तो इस कंडीशन में अगर मान लो आपका साइन ये एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का टी का फंक्शन है, और जब हम लोग यहाँ पे वापस साइन स्टार लेंगे, ये भी आपका एक्स वाई और जेड और टी का फंक्शन है, और डीटो दिस इज इक्वल्स टू ऑलवेज वन। इसको मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा, बाकी आप समझ लेना कि यहाँ पर ये साइन है और एक साइन स्टार है। देखो आप साइन स्टार को क्या समझोगे, पहले तो ये ध्यान रखो, जब भी साइन स्टार लिखा जाता है तो साइन स्टार को इस साइन का कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इस साइन को इस साइन का कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स माना जाता है। और कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि मान लो आपका साइन एक्स है, आपका साइन एक्स है, तो जो साइन स्टार होगा वो आपका माइनस एक्स होगा, ऐसे माना जा सकता है। अगर साइन वन है प्लस वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो आपको ध्यान इतना सा रखना है कि जब साइन स्क्वायर होगा, और ध्यान रखना साइन स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है, आगे भी बताऊंगा, यहां पे समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो ध्यान रखना, मैं एक बात बीच में बता रहा हूं कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन केवल एक इलेक्ट्रॉन पर लागू होती है, जो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन का होता है उसी पे लागू होती है, उसी के लिए सारे पोस्टुलेट्स रखे गए। तो वहां पर ये कहा गया कि जब किस पे लागू हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे, तो जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम एक ही तो हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी दो ही होंगी, या तो जीरो होगी या एक होगी, या तो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस। अगर नहीं है तो जीरो, है तो एक, ऐसे आधी अधूरी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि आधा प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब साइन और साइन स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे, डीटो, डीटो में बता दूंगा क्या है, तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा एक होगी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देखो तीन डायरेक्शन की बात है, अगर इसको एक डायरेक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे, ये एक्स टी, यहाँ पे स्टार, ये आपका एक्स टी, यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू, ये भी आपका वन होगा। देखो चाहे एक डायरेक्शन ले लो चाहे तीन डायरेक्शन ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, या तो वो एक्स में होगा या वाई में होगा, चाहे जेड में होगा, तीनों को मिलाओगे तो भी एक ही रहेगा, ये ध्यान रख लेना, तीनों को मिलाओगे तो भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो चाहे इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू वन। उसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर डी एक्स बराबर वन। देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, और वो चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, देखो ये जो डीटो है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा छोटा लिख, चले, देखो ये जो डीटो है जो मैंने लिखा है, ये डीवी के बराबर होता है, और ये डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड के गुणनफल के बराबर होता है। मींस ये दोनों जो है वो टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D में जो टोटल वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डी एक्स एक्स डायरेक्शन में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई वाई डायरेक्शन में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जेड जो है वो जेड डायरेक्शन में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझ में, तो जो ये इक्वेशन है वो केवल 1D में, ये इक्वेशन केवल 1D में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ये इक्वेशन 3D में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ये इक्वेशन केवल x की बात कर रहा है, तो ये केवल 1D में
वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, और ये जो इक्वेशन है वो तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये दूसरा पोस्टुलेट हो गया है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जब श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये सारी चीजें मैं फिर नहीं बताऊंगा ये कैसे आया है, मैं सीधा कहूंगा कि उस पोस्टुलेट से लिया है मैंने। इसलिए जितने भी पोस्टुलेट हो सकते हैं, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये आपका दूसरा पोस्टुलेट हो गया। तीसरे पोस्टुलेट की बात करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट कुछ नहीं है, तीसरा पोस्टुलेट आपको बस ध्यान रख लेना, मैं बोल के बता देता हूं क्या है तीसरे पोस्टुलेट में। देखो, एन ईच ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स लाइक पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय ए ऑपरेटर और हर्मिशन ऑपरेटर, द नेचर ऑफ विच डिपेंड अपॉन क्लासिकल फॉर्मूला। ये कहना चाह रहा है, जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है ये, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हम लोग पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर हो सकता है। अब ये मैं आपको एक क्लास, सिंगल क्लास जो 10 15 20 30 मिनट की जितनी की भी होगी, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर क्या हो सकता है, कब हो सकता है, और जब हर्मिशन ऑपरेटर होगा तो वो कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करे। ये एक अलग क्लास का मैटर होगा। यहाँ पे बस इतना सा समझो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उसको क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके क्लासिकल फॉर्मूले पे। तो जैसे एक्स, एक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको एक्स बार से, एक्स कैप से रिप्रेजेंट, इसको कैप भी बोलते हैं, ओवरहेड भी बोलते हैं, जो ऊपर लगाया जाता है। जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम लोग पी कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो मोमेंटम है उसको पी कैप से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको इतना सा समझना है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते आए थे, उनको क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरेटर क्या होते हैं, वो हमारा एक बड़ा सेशन होगा आज की क्लास में, वो मैं आगे बताऊंगा क्या कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक अलग इश्यू है, ठीक है। ये आपका तीसरा जो है पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। देखो, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सिस्टम आर गिवन बाय आइगेन वैल्यू इन द ऑपरेटर इक्वेशन। देखो, अभी मैंने आपको एक ऑपरेटर इक्वेशन बताई थी जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, समझ में आ गई होगी आपको शायद, वो उसी इक्वेशन को हम लोग वापस लिख रहे हैं। वैसे इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको पहले ही बता चुका कि अगर हमारे पास, देखो, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, ये जो है हमारा साई वो फंक्शन है, और ये किसी भी सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, अभी तो मैंने बताया भाई, उसका पोजीशन हो सकता है, उसकी एनर्जी हो सकती है, उसकी मोमेंटम हो सकता है, ये सब उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें ए मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगेन वैल्यू। देखो, इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं फिजिकल क्वांटिटी की, इनको आइगेन वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनको आइगेन वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये मैं सारा आपको पहले ही बता चुका हूं। ये तो क्या है आपका, ये आपका ऑपरेटर है। ये आपके दोनों क्या हैं, ये आपके इस कंडीशन में उसको आइगेन फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि जिसपे हम लोग ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। और इसी सेम पैटर्न में हम लोग हमारी इक्वेशन पढ़ेंगे, एच कैप बराबर ई साइन। यहाँ पे ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। और ये आपके दोनों
वेव फंक्शन या आइगेन फंक्शन है, और ये आपकी तो कुछ चीजें माइंड में हमेशा सेट रहेंगी आपके। अगर किसी भी फंक्शन पर ऑपरेटर को अप्लाई किया जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ध्यान रखना, तो वो हमेशा किसकी वैल्यू देगा उस सिस्टम के लिए? एनर्जी की वैल्यू देगा। इसकी वैल्यू देगा। इस पे भी आप लोग एच कैप यूज कर सकते हैं। यही बात समझ में? तो देखो कुछ चीजें क्या है आपको याद रखनी होती हैं बस। अब ये अपने आप ही याद हो जाएगा। मैं अब तक 20 बार तो बता चुका आप लोगों को, तो अब कितनी बार बताना पड़ेगा? क्योंकि अब चीजें जितनी बार आप सुनोगे मेरे मुंह से, आप जितनी बार पढ़ोगे उसको, चीजें याद रह जाएंगी। आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका फोर्थ था क्या? हाँ, फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? व्हेन ए ऑपरेटर ए इज ऑपरेटेड ऑन ए फंक्शन साइन, एन एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज गिवन बाई। जब देखो अब क्लियर है चीजें, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी किसी ऑपरेटर ए नोट को, मान लो ये ऑपरेटर है, इसको साइन पे अप्लाई किया जाता है। देखो ध्यान रखना, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन फंक्शन साइन, मतलब ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है। उल्टा मत पढ़ लेना भाई। फंक्शन को, सॉरी, ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं बता सकता हूं आप लोगों को, बाकी तो मैं खैर बाद में बताना चाह रहा था, जब मैं ऑपरेटर स्टार्ट करूंगा वहां पे डिटेल में मैं बता दूंगा क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब किसी ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई किया जाएगा, तो जो एवरेज वैल्यू होती है या जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, इस तरह से रिप्रेजेंट, और ये लिखा जाता है। वही पॉसिबिलिटी कहां पे है? 3D की बात कर रहे हैं हमेशा, तो माइनस आई से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये आपका साइन स्टार, ये आपका ऑपरेटर, और ये साइन डीटो। डीटो का मान आते ही समझ जाना कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपॉन साइन स्टार। ठीक है, साइन डीटो इक्वल्स टू, अब देखो इक्वल्स टू क्यों आया, अब देखो आप समझो। अभी मैंने सेकंड पोस्टुलेट बताया था आपको, मैंने आपको सेकंड पोस्टुलेट ये बताया था, अब आप उसको पढ़ना। साइन स्क्वायर, जो एक तरह से मैंने क्या कहा था, साइन स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको कहा भी था कि इस साइन के, साइन स्क्वायर के लिए जो इक्वल नॉर्मलाइज्ड होगा, नॉर्मलाइज्ड का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। देख लेना सेकंड पोस्टुलेट, दोबारा समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू तो किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई। इसका मतलब ये वापस ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे की ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर। अब देखो ये भी लिखा हुआ हो सकता है और ये भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों सही हैं। अब आप कह दो कि सर आपने तो यहाँ बटे हुए में भी लिखा था। अरे भाई, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और बचेगा क्या? आप खुद सोच के देखो कि अगर ये है तो फिर बचेगा क्या? आ गई बात समझ में? तो देखो ये वाली इक्वेशन भी सही है और ये वाली भी। एग्जाम में मैक्सिमम ये वाली आपको, मैक्सिमम बुक में भी केवल इतना ही लिखा हुआ मिलेगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज गिवन बाई साइन स्टार ए कैप साइन डिटो। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, ये मैंने बता दिया है, आगे और बताता रहूंगा मैं इसके बारे में। अब टेंशन मत करना, अभी केवल आपको जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। देखो आप देख लेना, पिछली बार एग्जाम में भी क्वांटम में से 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए थे स्टूडेंट्स को, ऐसे की ऐसे हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज। ये अब की बार मेरी कोशिश ये है कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्वांटम में से मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका पांचवा पोस्टुलेट हो गया है। कौन सा पोस्टुलेट है ये? पांचवा, जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर आपको जो एवरेज वैल्यू है उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। ये वाला क्यों सही है? क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में हमेशा इसके बराबर 1 माना जाता है। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो आपका पूरी शर्मा पठानिया की बुक जिंदाबाद है, उसमें सब कुछ बहुत क्लियर से लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात क्या है इसमें? इसमें आपको, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, दो कंडीशंस हैं। अगर आपके पास साई है
और साई अगर एक्स वाई जेड इन तीनों का फंक्शन है, उस कंडीशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन माने या कोई सी भी इक्वेशन माने, जो इक्वेशन आएगी वो टाइम इंडिपेंडेंट ऐसी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इसी में अगर आपका एक्स वाई जेड और टी भी आ जाता है, उस कंडीशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका टाइम इंडिपेंडेंट होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको टी दिखाई दे दे आप सोचना कि वो टाइम इंडिपेंडेंट चीज है। अब इसको क्या कहते हैं, देखो वेव फंक्शन साइन एक्स टी का मतलब समझ गए अब, वो एक डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और समय पे डिपेंड कर रहा है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कि अगर आप साइन एक्स टी की वैल्यू निकाल रहे हो श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो वो मान के चलना उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर आप केवल साइन एक्स निकालते तो आप मान के चलो वो उस कंडीशन में केवल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग जनरली, आगे सब बताऊंगा, लेकिन यहां तक हम लोग जो पढ़ के आए हैं हम लोग लिखते हैं ई साइन, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये एनर्जी है। और जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो वो आइगेन वैल्यू देता है, और वो आइगेन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, अब एक चीज और लिख लें हम लोग, अगर एक डायरेक्शन में लिखे तो साइन ये एक्स और ये टी, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ई कैप साइन एक्स और, ठीक है समझ में आ गई बात। हम लोग केवल एक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अब हम लोग अगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात करते हैं तो देखो आपका एच कैप तो ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा एक्स और टी, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा आयोटा, ठीक है, आई एच कैप क्या लिखा जाएगा आपका, आई एच क्रॉस, सॉरी क्या लिखा जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी, और ये किसका फंक्शन, एक्स और टी का। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक नई चीज मैंने लिख दी इस ई की जगह, और वो मैंने लिखा है ये, और वो क्या लिखा है मैंने, अब ये कहां से आया, देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एनर्जी का ऑपरेटर है उसको लिखा जाता है एच क्रॉस डेल अपॉन वन डायरेक्शन की, जब मैं बता दूंगा, जब मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो वो आपको आसानी से समझ में, तो आप डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम लोग एनर्जी का ऑपरेटर अगर टाइम डिपेंडेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो एनर्जी का ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है, ये वाला होता है, ध्यान रखना, वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी आप इतना सा याद रखना। क्लियर है ये चीज बिल्कुल यहां तक, तो ये कैसे आया समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आई एच क्रॉस, ठीक है, डेल साइन ये एक्स और ये आपका टी अपॉन ये आपका डेल टी और ये आपका एच कैप साइन। अगर ये एक डायरेक्शन के लिए, अगर हम लोग इसी इक्वेशन को तीन डायरेक्शन के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वही आई एच क्रॉस, ठीक है, डेल साइन डेल टी, ठीक है, ये एक्स ये वाई ये जेड, और यहाँ पे भी एच कैप ये साइन एक्स वाई जेड, और बस इतना सा ध्यान रखना, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इतना सा आप ध्यान रखो फिलहाल, बाकी तो हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। एक चीज और लिखी जा सकती है जो आपको ध्यान रखना है, या आप पढ़ते भी आए हो, एच क्रॉस के बराबर होता है एच अपॉन पाई, तो इस एच की जगह में क्या लिख सकता हूं, आयोटा। देखो ये आयोटा है, इसका क्या यूज है मैं आपको बता दूंगा, आयोटा का कोई मतलब नहीं होता है, वैसे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू वन कंसीडर कर लेते हैं। कब क्या करेंगे, जहां जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को, बाकी एक क्लास जब मैं आपको कुछ बताऊंगा उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा, कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, वहां पर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन टू पाई, ठीक है, ये बाकी सारा ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे टी जरूर रहेगा, देखो टी को मत भूल जाना आप, क्योंकि बात ही टी की चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बराबर एच कैप साइन
एक्स वाई जेड और ये आपका, ये आपकी ध्यान रखना, ये आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। आप कभी, और वही एच कैप क्या है, एच कैप वही आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ध्यान रखना दो चीजें यहां से आपको, जो अभी भी फिलहाल ध्यान रखना है, जो बाकी तो बाद में देखेंगे, कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, सिंपल बता रहा हूं, बाकी आप देख लेना, ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। और अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, ये आपकी टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट। देखो कितना डिफरेंस है, वो चीजें ध्यान रख लेना। और ये आपका टाइम डिपेंडेंट। अभी तक आपको जो मैंने बताया, बाकी तो देखो दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट दूसरी या तीसरी क्लास होगी, उन सारी क्लासेज का बता रहा हूं। यहां तक जो ध्यान रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके 6 पोस्टुलेट्स हो गए हैं। अगर 6 पोस्टुलेट्स में आपको किसी को भी कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो मेरी कोशिश ये रही है कि जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं बता सकूं और जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। देखो मैं खुद भी बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं हमेशा, तो मैथमेटिक्स हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है हमेशा कि जितना मैं जानता हूं, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं, उसके बेसिस पर मिनिमम से मिनिमम कंटेंट में और छोटे से छोटे वीडियो में वो सारा कुछ आपको बता सकूं, जिससे कि आपका एग्जाम में, क्यों अरे पूरी उम्र पड़ी है डिटेल में पढ़ने के लिए, मैं बता दूंगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी बुकें कितनी पढ़ लेना आप लोग। फिलहाल आप ये टारगेट रखो कि आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन हो जाए। ठीक है भाई, यहां तक चेक करो, अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग बता सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे की कहानी क्या है, आगे की जो नई कहानी है वो हमारा दूसरा पार्ट है आज का। और आज का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा ऑपरेटर्स। मैंने लिख दिया है, वैसे ये 7वें नंबर का पोस्टुलेट है, और वैसे हम लोग इसे अगर अलग से पढ़ना चाहें तो ये हमारा क्या होंगे, पोस्टुलेट हो जाएंगे। क्या होंगे, पोस्टुलेट। अब देखो पोस्टुलेट्स क्या है, अभी मैंने बता दिया आपको तीसरे पोस्टुलेट, सॉरी ऑपरेटर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है तीसरे पोस्टुलेट। कौन से पोस्टुलेट में बताया मैंने, तीसरे पोस्टुलेट में। देखो अगर किसी भी क्लासिकल क्वांटिटी को, किसी भी क्लासिकल फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो फिर इसे ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताए 3-4, अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इसे ई कैप से रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन की। पहला ऑपरेटर है पोजीशन, और पोजीशन को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसको एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस। ठीक है, अब है क्या कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो साइन, और उस पे अप्लाई करना है आपको एक्स कैप, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टी। देखो एक्चुअली में ऑपरेटर है क्या, मैं बता दूं एक बार, कि आपके जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस भाग गुणा, यही है, वो ही एक तरह से ऑपरेटर हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे देख लो, आपको मान लो ये वाला आपको कोई ऑपरेटर दिया जाता है। अब इस ऑपरेटर की वैल्यू कब है, जब आपके पास दो संख्याएं हैं, मान लो x और y, या फिर आप मानो a और b। आपके पास दो संख्याएं हैं a और b, इन दोनों पर जब आप इसको अप्लाई करोगे, मींस आप a को और b को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो देखो इस ऑपरेटर की वैल्यू तभी है जब आपके पास a और b है, फंक्शन है। तो बिना फंक्शन के ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात। बिना फंक्शन के ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस गुणा बाकी भाग है, वैसे ही आपका क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऑपरेटर है। तो अगर पोजीशन का ऑपरेटर है तो जो फंक्शन होगा उसको हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ गई बात।
दूसरा हमारा जो है, दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो हम लोग लेते हैं मोमेंटम का, मोमेंटम संवेग जिसे बोलते हैं। इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखें। अब देखो, जो चीजें आपको याद रखनी है वो चीजें मैं बता देता हूं। और देखो, ये पी कैप जो है इसके बराबर जो होता है वो आई एच क्रॉस और डेल, इसको बोलते हैं डेल। ये आपका पोजीशन का, सॉरी, आपके मोमेंटम का ऑपरेटर है पी नोट, इसको पी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर क्या होता है, देखो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मोमेंटम ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज, ध्यान रखना, तो आई एच क्रॉस डेल। और ये जो डेल है इसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो अभी से स्टार्ट करते जाओ, लैप्लेशियन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, लैप्लेशियन ऑपरेटर। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, ये और इस डेल के बराबर जो है, या फिर मैं यहाँ पे पहले लिख के बताता हूँ आपको, फिर डेल की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से समझ लेना। ये आपका पी कैप है, ये आपका आईटा, ये एच क्रॉस, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, ध्यान रखना, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस का यहाँ, और ये डेल अपॉन डेल जेड। ये किसके बराबर है, इस लैप्लेशियन ऑपरेटर के बराबर। इसका मतलब ये जो लैप्लेशियन ऑपरेटर हुआ वो किसके बराबर हुआ भाई, मैं बता देता हूँ ये किसके बराबर हुआ। आपका जो लैप्लेशियन ऑपरेटर हुआ वो इसके बराबर, चेक करो भाई, ऐसा इधर कर लेते, बता आप कहानी कितनी डायरेक्शन की है, डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में बात करें तो ये जो पी नोट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये ध्यान रखना। अगर वाई डायरेक्शन में लिखा जाएगा, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ये माइनस में भूल गया, ये माइनस हमेशा यूज कर, छोटी छोटी चीजें आप लोग भी ध्यान रख लेना। मैंने बुक्स नोट्स में लिख रखा है सारा का सारा, पढ़ाते समय थोड़ा सा, पढ़ाते पढ़ाते ये छोटी मोटी चीजें तो दिमाग से कम निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो माइनस रहेगा, ध्यान रखना शुरू से, ठीक है। ये बात, अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें तो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, और अगर डी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की बात, डेल अपॉन डेल जेड, इस कंडीशन। देखो आपको एक बात का और पता है कि हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग एच क्रॉस बराबर क्या पढ़ रहे हैं, एच अपॉन टू पाई। तो देखो ये भी माइनस रहेगा तीनों में, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर एच, उसकी जगह तो माइनस एच माइनस आयोटा एच अपॉन टू पाई डेल अपॉन डेल एक्स। इसको क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच अपॉन टू पाई डेल अपॉन डेल वाई, पाई डेल अपॉन डेल वाई, और क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच अपॉन टू पाई डेल अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपको पता चली गया है, इसको क्या बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये आपका सेकंड ऑपरेटर हो गया है जिसे हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आपको सीधा सीधा वैल्यू पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे बहुत बार, अब तो थोड़ा सा टिपिक आने लग गया पेपर, पहले एकदम जब इजी पेपर आता था तब ये सीधी सीधी वैल्यू पूछी जाती। मोमेंटम ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो देखो
जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, मान लो आपको फंक्शन साइन दे दिया, अगर आपको फंक्शन साइन दे दिया मान लो, ठीक है, और इस फंक्शन पर अगर आपको मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो। पहले तो आप अगर सिंगल डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो एक्स के सापेक्ष डेरिवेशन करोगे और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई। मींस क्या लिखा जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव, अगर तीनों डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या होगा, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन एंड मल्टीप्लाई टू आई एच क्रॉस। मेरी वर्ड पे ध्यान देना कि अगर आपको तीनों डायरेक्शन के रेफरेंस में मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करना है किसी वेव फंक्शन साई पर, तो आप क्या करोगे, उस साई का एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में डेरिवेटिव लोगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई। तो ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो। तीसरे ऑपरेटर की बात करते हैं, और तीसरे ऑपरेटर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कौन सी एनर्जी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखें। इसका कोई एक तरह से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप केवल ध्यान रख लेना। और ये इसका सिंबल है, बाकी जो लिखा जाएगा वी बराबर लिखा जाएगा वो केवल वी ही होगा, ये ध्यान रख लेना। मतलब अगर फॉर्मूले में लिखा जाएगा तो केवल भी लिखा जाएगा, अगर सिंबल लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, वी कैप लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर का जो सिंबल है वो क्या है, पी कैप। लेकिन जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, मोमेंटम को क्या लिखा था, पी कैप, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या था, आई एच क्रॉस डेल। ऐसे ही इसकी जगह अगर पी कैप के बराबर लिखा जाए तो केवल क्या आएगा, समझ गए होंगे अब आप अच्छी तरह से, क्या आएगा, वी आई। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो भाई बात कर लेते हैं अब काइनेटिक। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है आपका एक, क्या है उसका सिंबल आपका ए कैप। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं वो होता है माइनस एच क्रॉस एम, और जो डेल था उसका अब की बार स्क्वायर, वही लैप्लेशियन ऑपरेटर ही रहेगा ये, बस अब की बार क्या आ गया इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये एच क्रॉस स्क्वायर है, ध्यान रख लेना। वहां पे क्या था एच क्रॉस, यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है उसमें एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर। अब देखो आपको पता ही अच्छी तरह से दो चीजें कि एच क्रॉस बराबर हम लोग क्या लिखते आए हैं, एच अपॉन, देखो, और ये जो लैप्लेशियन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी। अब की बार इसके बराबर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, दो बार डेरिवेशन हो गया है, डेल स्क्वायर डेल जेड। ये वैल्यूज हम लोग अगर इसमें पुटअप कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो इसकी जगह वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन टू एम का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुटअप कर दूंगा ऐसे की ऐसे, एल स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एच अपॉन टू पाई था, एच अपॉन टू पाई था मतलब, एक मिनट इसको एच अपॉन टू पाई लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टू पाई एम, एम तो बाहर रह जाएगा, एच अपॉन पाई का स्क्वायर, और ये आपका है, अब सही टू अलग से टू और रहेगा, टू इंटू तो है ही हमारा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर, दो दूनी चार, इसका स्क्वायर है तो चार, चार दूनी आठ, क्या होगा, एट पाई स्क्वायर एम। ये माइनस चल रहा है, देखो माइनस का ध्यान रखना आप लोग, बराबर माइनस बराबर माइनस, और ये कहानी यहाँ पर डेल स्क्वायर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, ये आपका
ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑपरेटर हो, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। कौन कितनी डायरेक्शन में भाई? तीन डायरेक्शन में। कितनी डायरेक्शन में? तीन डायरेक्शन में। अब आप इसको देखो, एक एक डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। एक एक डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस एक चेंज। कौन सा चेंज? अगर वाई डायरेक्शन में लेना है तो केवल ये वाला, वो एक्स डायरेक्शन में। अगर वाई डायरेक्शन में लेना है तो ये वाला, अगर जेड में लेना है तो ये। तो मान लो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखूंगा? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, एल स्क्वायर एल। ये आपकी एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो। ऐसे ही आप इसको वाई डायरेक्शन में लिख सकते हो, जेड डायरेक्शन में। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? के कैप बराबर, पहले लिखेंगे तो एच कैप माइनस 2m, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर। जो वाई डायरेक्शन में लिख रहे थे ना, वाई डायरेक्शन में एल वाई स्क्वायर एल। अगर ऐसे ही जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो माइनस एच क्रॉस 2m एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये ध्यान रख लेना, ये तीनों डायरेक्शन में आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। ये आपकी एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में। तो पोजीशन का ऑपरेटर हो गया है, मोमेंटम का ऑपरेटर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर हो गया है, और आपकी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया है। अब देखो टोटल एनर्जी की बात कर ले। और टोटल एनर्जी जो है आपकी, वो ई कैप बराबर क्या क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का तो मैंने आपको बताया ही अभी, अब आप चेक कर सकते हो इस यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं? एच क्रॉस अपॉन 2m एल स्क्वायर प्लस वी। ये सिंपल इक्वेशन हो गई आपकी इस चीज की। ये आपकी सिंपल इक्वेशन हो गई है टोटल एनर्जी के ऑपरेटर। इसकी क्या है? टोटल एनर्जी की। इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो एकदम सिंपल, देखो कुछ चीजें याद हो गई, सारी चीजें याद रहेंगी। इसको क्या लिखूंगा? ई कैप बराबर एच स्क्वायर, यहाँ माइनस जरूर ध्यान रखना, मैं भूल जाता हूँ। देखो छोटी छोटी ये चीजें मेरे माइंड से कई बार स्लिप हो जाती हैं। अब इन चीजों का जरूर ध्यान रखना, यही वैल्यू आपको माइनस, यही थोड़ी सी चीजें आपको दिक्कत कर देंगी। यहाँ पे माइनस 8 पाई स्क्वायर एम, ये आपकी दूसरी फॉर्म है। कौन सी इक्वेशन? तो कौन सा ऑपरेटर? आपका टोटल एनर्जी का। आ गई बात समझ में? और ध्यान से समझना, अब जो इंपॉर्टेंट, ये टोटल एनर्जी हो गई क्योंकि हैमिल्टनियन ऑपरेटर की जब वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है तो उसकी आइगेन वैल्यू होती है, उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया ऑपरेटर जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन दोनों के बराबर होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस बी। हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली जो वैल्यू है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो तो अब आपका कोई इश्यू ही नहीं है। आपको एग्जाम में कैसे दिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को देखो। ये किस कंडीशन में? जब हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं। अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी टोटल एनर्जी दी जाती है, वो मैंने आपको अभी पोस्टुलेट में बताया था, वो आपकी एनर्जी कितनी होती है? वो एनर्जी होती है आपकी आयोटा एच कैप डेल अपॉन डेल टी। ये आप हमेशा ध्यान रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली का है।
आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये भी एनर्जी का ऑपरेटर है और ये भी एनर्जी के ऑपरेटर हैं, बट ये उस कंडीशन में जब टाइम इंडिपेंडेंट की बात की जाएगी, ये उस कंडीशन में जब टाइम डिपेंडेंट की बात की जाएगी। ध्यान रख लेना, इक्वेशन में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना। कौन सा ऑपरेटर हो गया आपका? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो बहुत काम की चीजें हैं, इनको ब्रैकेट में कर दिया, आप मान के चलना 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑपरेटर से। ऑपरेटर और पोस्टुलेट से हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन मिले। अप्लाई करना भी बताऊंगा मैं एक क्लास में, फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, वो मैं एक बार चैप्टर करवा देता हूँ। फिर हम लोग लास्ट में ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि आइगेन वैल्यू, आइगेन फंक्शन, उस तरह के भी 10-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन मिल सके, इसमें से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में से और ग्रुप थ्योरी में से। मेरी कोशिश अब जो आने वाले समय में है वो ये है, ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करवाने हैं आपको, क्वांटम वाला, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वाला और ग्रुप थ्योरी वाला। मैं चाहता हूं इन तीनों टॉपिक में से आपको 10 के 10 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। तो इतने सारे ऑपरेटर मैंने बता दिए, किसी भी कोई भी ऑपरेटर में आपको इश्यू हो तो आप लोग मुझे बताएं, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। एक लैप्लेशियन ऑपरेटर, और लैप्लेशियन ऑपरेटर कुछ नहीं है, देखो आपको एक तरह से ये आपका डेल स्क्वायर, इसको आप लोग लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है? इस स्क्वायर की फॉर्म में होगा तब इसको हम लोग लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान रखना। सिंपल नहीं, मैंने पिछली यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, वो केवल समझा नहीं, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर नहीं है, ये तो एक तरह से डेल ही रहेगा। ये तो हमेशा डेल ही रहेगा, लेकिन जब डेल का स्क्वायर हो जाएगा उस कंडीशन में ये लैप्लेशियन ऑपरेटर बन जाएगा। और ये किसके गुणनफल के बराबर होगा भाई? डेल इंटू डेल। और डेल इंटू डेल का मतलब, डेल की वैल्यू मैंने आपको कितनी बार बताई है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है? अब देखो, ये एक डेल के बराबर है और इसी को दूसरे डेल के बराबर रख दिया। चलो जी। ये, हाँ, ठीक है। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आपका डेल स्क्वायर या लैप्लेशियन ऑपरेटर है, लैप्लेशियन ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर। आपसे कोई ये पूछ ले लैप्लेशियन ऑपरेटर कौन सा है, तो एक ऑप्शन तो ये हो और एक ऑप्शन ये हो, तो आपको ये वाला करके आना है कि ये ध्यान है। अब एक जो मैंने नोट्स में लिख रखा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, या जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो ये है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऑपरेटर के बारे में पूछा जाता है? हर्मिशन ऑपरेटर के बारे को मैं आपको एक छोटी सी क्लास में, या तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, मैं, क्योंकि ये सीधा आपके सिलेबस का पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना भी जरूर, इसके बिना हो सकता है आपका एक या एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाए, एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, मुश्किल से आधे घंटे का होगा, उससे कम भी हो सकता है। उसमें मैं आपको हर्मिशन ऑपरेटर के मीन्स एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर है, विच वन इज द हर्मिशन ऑपरेटर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, जो मोस्टली काम आते हैं वो सारे ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए हैं जो क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो ऑपरेटर उन कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो हर्मिशन ऑपरेटर होगा, अगर उनमें से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो हर्मिशन ऑपरेटर नहीं होगा। तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो उसका मैं छोटा वीडियो दे दूंगा। वैसे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, उसमें हम लोग मिलेंगे श्रोडिंगर के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने, ठीक है?
आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।